थिंग, ताकि कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो जमा हो जाएं। चलिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ओ लेवल बायोलॉजी एटीपी, एंड हियर वी कम्स विद अनदर पास पेपर एंड अ वेरी क्रूशियल पास पेपर। आज भी हम एक बड़ा तगड़ा पास पेपर करने जा रहे हैं, और तगड़ा नहीं, तगड़ा तरीन पास पेपर करने जा रहे हैं। बल्कि यूं कहा जाएगा, कल तो मैंने आपको फरवरी मार्च 2026 का पेपर करा दिया था, जस्ट टू गिव यू द आइडिया ऑफ द मोस्ट रीसेंट पेपर। लेकिन आज मैं और आप मिलकर करेंगे मई जून 2023 का पेपर, वेरिएंट 4-1। और ये विदाउट एनी डाउट 2019 से लेकर 2026 के फरवरी मार्च तक का सबसे लोवेस्ट थ्रेशोल्ड पेपर है। ठीक है जी, सबसे लोवेस्ट थ्रेशोल्ड पेपर है। आप यूं समझ लीजिए कि इसमें ग्रेड ए हासिल करने के लिए यू वर सपोज टू ओनली गेट 22 मार्क्स। आपको बस 22 नंबर चाहिए ग्रेड ए हासिल करने के लिए इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो इस पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। ठीक है जी, 5:07 होने वाले हैं। बगैर किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं। अच्छा भाई, जिसने कर लिया हो खुद से तो भाई दफा हो जाओ। आई मीन ना लो क्लास, मर्जी है तुम्हारी, मैं क्या कह सकता हूँ। ओके, आंसर ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, डार्क ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज करना है, एचबी पेंसिल, एनी डायग्राम उस ग्राफ के लिए, और कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। टोटल मार्क्स 40 हैं, घंटा आपको एक मिलेगा। चलें शुरू करते हैं। ओके जी, अब ये डिवाइस आपके सामने आ गई भाई, देखी देखी लग रही है या नहीं लग रही? कल के पेपर में ही आपको कराया था बच्चों, याद करें, कल के पेपर में ही आपको कराया था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पोटोमीटर, जो मैंने आपको बताया था कि यूज होता है या तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वाले सेटअप्स में, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाले सेटअप में। तो अब देखो, बायोलॉजी में यही मैंने आपको सिखाया कि दो तीन गेम्स हैं, दो तीन एक्सपेरिमेंट्स या दो तीन पेपर की बात है, उसके बाद इजी टू गो हो जाता है। और फिर आपको तो नोट्स भी दिए गए हैं। मैं बार बार क्वेरी ग्रुप पे भी बार डाल रहा होता हूँ कि भाई नोट्स को ढंग से पढ़े तो सही। वही सवाल जनाबे वाली जो नोट्स में लिख कर दिया गया है वो भी रिलेट नहीं हो पा रहा, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। उसका मतलब है आप नोट्स को सही से पढ़ ही नहीं रहे। ओके, तो अब सेटअप क्या है? सेटअप बेटा दिखाया हुआ है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द अपटेक ऑफ वाटर बाय अ लीफी प्लांट स्टेम इन द लेबोरेटरी यूजिंग द apparatus कॉल्ड पोटोमीटर। आपको नजर आ रहा है इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है। वी हैव अ प्लांट, इसकी शूट है, स्टेम है, उसको यहाँ डिप किया हुआ है, यहाँ पर रबर का बंग लगा के इसको सील किया हुआ है। ये पानी भरा हुआ है सारा, और इसके बाद ये रेजरवायर है वाटर का, एक्स्ट्रा वाटर के लिए। ठीक है, ये टैप लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ देखें स्केल लगा हुआ है, और इस स्केल में ये मेनिस्कस है। मेनिस्कस कहते हैं लेयर को, मेनिस्कस है। और इस मेनिस्कस में आप जानते हैं क्या होगा? वाटर प्लांट यूज करेगा बच्चों, वाटर प्लांट यूज करेगा। तो प्लांट जब वाटर यूज करेगा और यहाँ से प्लांट वाटर को लूज करेगा इन ट्रांसपायरेशन, तो बेटा क्या आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुअली वाटर की जो मूवमेंट होगी या इस मेनिस्कस की जो मूवमेंट होगी वो टूवर्ड्स दी लेफ्ट होगी? यस और नो बच्चा? स्केल के ऊपर ये जो पतली सी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, कैन वी ऑल कॉम्प्रिहेंड दिस कि भाई जैसे जैसे यहाँ पर वाटर यूज होता जाएगा और यहाँ से लूज होता जाएगा, वैसे वैसे मूवमेंट टूवर्ड्स दी लेफ्ट होगी। डू यू ऑल सेकंड दिस? सिंपल सी बात है। और यहाँ स्केल की, अब स्केल की रीडिंग जितनी तेजी से मूव करेगी इन अ गिवन टाइम, हम समझ लेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा हो रहा है। खैर, अब देखो, यही 26 में आया हुआ था प्लान करने के लिए, और ये यहाँ पर जो है वो आपको खुद दिया हुआ है सिनेरियो। आगे चलते हैं। एज वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन, वाटर इज टेकन इनटू कट एंड ऑफ द स्टेम। वही बात उसने कही है कि यहां से जैसे जैसे वाटर लूज होगा, यहां से जैसे जैसे बेटा वाटर क्या होगा? लूज होगा। यहां से स्टेम, जो कटेड स्टेम है, ये वाटर को क्या करता जाएगा? अपटेक करता चला जाएगा। The meniscus of the water in the capillary tube will then move towards the cut end of the stem. ये भी बिल्कुल क्लियर है, हमें ऑलरेडी समझ में आ गया था कि मेनिस्कस जो है कट एंड की तरफ मूव करेगी, यानी
टूवर्ड्स द लेफ्ट जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो ये, और फिर ये मेनिस्कस यूं मूव करेगी, और स्केल पे यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। उसके बाद कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बेटा चूंकि मैं थोड़ा तेज चलूंगा, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए। एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द स्टूडेंट नोटेड द पोजीशन ऑफ द मेनिस्कस ऑन द स्केल। बिगिनिंग पर स्टूडेंट ने पोजीशन नोट की, दिस इज इट्स स्टार्ट पोजीशन, द apparatus was left for 20 minutes and the position of the meniscus was noted again against the scale again। तो 20 मिनट के लिए हमने apparatus को छोड़ा, और उसके बाद मेनिस्कस की पोजीशन दोबारा से हमने जो है वो नोट कर ली। दिस इज कॉल्ड द एंड पोजीशन। फिगर 1.2 शोज द स्टार्ट एंड द एंड पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन रीडिंग रीड कर सकते हैं, स्टार्ट पे रीडिंग रीड करें, दैट्स द रीडिंग गाइस एंड गर्ल्स, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, यस और नो। एंड व्हाट इज द रीडिंग एट द एंड पॉइंट, दैट इज 4 सेंटीमीटर, यस। चले आगे सवाल देखते हैं। कहता है कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स इन टेबल 1.1। दिस इज टेबल 1.1, इसमें कॉलम हेडिंग कंप्लीट करें एंड रीड द स्टार्ट एंड एंड पोजीशंस। स्टार्ट और एंड पोजीशन को रीड करें और इसे रिकॉर्ड कर लें। ये तो मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के नंबर। स्टार्ट पोजीशन स्लैश डाल के क्या लिखेंगे, स्टार्ट पोजीशन स्लैश डाल के क्या लिखेंगे बच्चों, सेंटीमीटर। क्या मैंने टेबल बनाने वाला सवाल आपको कराया था? मैंने आपको बताया था कि टेबल में आप यूनिट को लाजमी मेंशन करते हैं, और फिर वंस यूनिट यहां पर मेंशन हो गया तो क्या टेबल में मेंशन करेंगे, क्या यहां पर मेंशन करेंगे यूनिट? नो। अब क्या रीडिंग थी बेटा, दिस वाज 1.4 सेंटीमीटर, दिस वाज 1.4 एंड दैट वाज 4 ओनली। इज दिस क्लियर? ये आपको 1 और 2 मुफ्त के नंबर मिल गए। आगे चलो, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव। डिस्टेंस मूव कैसे निकालेंगे भाई? 4 सेंटीमीटर था माइनस 1.4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस मूव कितना आ जाएगा भाई? 1 पॉइंट कितना, सॉरी 2.6 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? यूनिट के साथ लिखेंगे 2.6 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? जी हाँ, 4.0 लिख लें, 4.0 लिखें, बिल्कुल ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस के साथ लिखें, दिस इज 1.4, दैट इज 4.0। 4.0 आ गया माइनस 1.4, दैट इज 2.6 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर बच्चों? अब कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ मूवमेंट। रेट ऑफ मूवमेंट निकालना है बच्चे, बहुत आसान है। रेट क्या होता है भाई? जितना डिस्टेंस मूव किया है डिवाइड किससे कर देंगे रेट निकालने के लिए? टाइम से। तो टाइम कितना गिवन था, रिमेंबर द टाइम वाज मेंशन्ड इन द एक्सपेरिमेंट व्हेन आई वाज रीडिंग, इट वाज 20 मिनट्स। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस मूव हुआ है 2.6, ये हुआ है 20 मिनट्स में। प्लीज कैलकुलेटर यूज करें, डिवाइड करें, बताएं कितना आ रहा है। 22.6 डिवाइड 0.13, ओके 0.13 आ गया। एंड दैट इज, यूनिट के साथ दिखेंगे जब 2 मार्क मिलेंगे। व्हाट इज द यूनिट? सेंटीमीटर पर मिनट। क्या यूनिट बनेगा भाई? सेंटीमीटर यहां से, मिनट यहां से। सर सेकंड क्यों नहीं लिख रहे? सेकंड क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि टाइम वाज गिवन इन मिनट्स। टाइम किसमें गिवन था? देखा, फहद अली को सवाल आ गया ना कि सर सेकंड्स क्यों नहीं लिखे? टाइम वाज गिवन इन मिनट्स बच्चों। तो जब टाइम मिनट में गिवन था तो हमने 20 से जब डिवाइड किया, वो मिनट की वैल्यू थी। तो 2.6 डिवाइडेड बाय 20, दिस वाज इन सेंटीमीटर, दिस वाज इन मिनट, देयरफॉर द यूनिट इज सेंटीमीटर पर मिनट। इज दिस क्लियर? मैंने बताया था कि मिलीमीटर में भी कर सकते थे, लेकिन मिलीमीटर वाली बात मैंने मैग्नीफिकेशन के लिए बताई है बेटा। आप इंफॉर्मेशन अगर सही याद नहीं रखेंगे तो खामा खामे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने सेंटीमीटर में ही कॉपी कर दिया। ठीक है जी। अलबत्ता मैग्नीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि मिलीमीटर ही लेना होता है, उससे एक्यूरेसी आती है। क्लियर? क्या यहां तक सॉलिड मार्क्स है बच्चों? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, 6 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं यहां तक, विदाउट एनी डिडक्शन। आगे चलें। द स्टूडेंट हैड डिफिकल्टी, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। द स्टूडेंट हैड डिफिकल्टी इन मेकिंग एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेनिस्कस। देखो मेनिस्कस किसे कहते हैं? मेनिस्कस तो पता है ना तुम लोगों को, ये पतली सी कैपिलरी ट्यूब है, ये पतली सी कैपिलरी ट्यूब है और इसमें मेनिस्कस है। अब ये जो मेनिस्कस होती है आप जानते हैं, देखो एक होता है कलरलेस लिक्विड, वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड, और एक होता है कलरफुल लिक्विड। यहां पर एक थोड़ी सी बात आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो कलरलेस लिक्विड होता है ना, कलरलेस लिक्विड जो होता है, क्योंकि उसका कलर तो कोई होता नहीं है, तो उसकी मेनिस्कस को रीड करना मुश्किल होता है। अगर इस जगह पर सोचो कलर्ड लिक्विड होता,
अगर इस जगह पर कोई कलर्ड लिक्विड होता तो कलर्ड लिक्विड में हमें रीडिंग क्लियरली दिखती है, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में कभी लैब गए हो तो थर्मोमीटर आप देखें यूज करते हैं तो उसमें मर्क्यूरी जो है वो कलर्ड होता है, कलर्ड मर्क्यूरी यूज कर लेते हैं, और कलर्ड मर्क्यूरी की वजह से वो आसानी से नजर आता है कि उसमें रीडिंग कहां तक जा रही है। खैर, तो अब कहता है स्टूडेंट हैड डिफिकल्टी मेकिंग एन एक्यूरेट रीडिंग of the position of the meniscus, suggest what this difficulty was and way of preventing this difficulty when setting up the apparatus। क्या डिफिकल्टी हुई होगी देखें, आपको समझें। एक तो ये कैपिलरी ट्यूब देखें बहुत पतली है, कैपिलरी ट्यूब पतली है, ऊपर से इसमें लिक्विड भी कलरलेस है, कैपिलरी ट्यूब बहुत स्मॉल है, फिर लिक्विड भी कलरलेस है, तो इसको मेनिस्कस को रीड करने में मुश्किल हो रही होगी बिकॉज ये कलरलेस लिक्विड है इन स्मॉल कैपिलरी ट्यूब। यस, उसने पूछा क्या डिफिकल्टी हो रही होगी, ह्यूमन एरर नहीं लिखोगे, डिफिकल्टी क्या हो रही है वो लिखोगे। आपसे ये पूछा ही नहीं है एरर क्या है, आप अगर एरर लिख देंगे इट वाज नो इट वोंट बी एक्सेप्टेबल, आप सवाल ही नहीं पढ़ रहे। आपसे पूछा है सजेस्ट व्हाट दिस डिफिकल्टी वाज, डिफिकल्टी क्या हुई, एरर थोड़ी पूछा है उसने। तो मेरे बच्चों, रीडिंग द मेनिस्कस वाज डिफिकल्ट, क्यों, क्यों, एज कैपिलरी ट्यूब इज स्मॉल एंड लिक्विड या वाटर इज कलरलेस। भाई लिक्विड भी कलरलेस है और ट्यूब भी स्मॉल है, जिसकी वजह से मेनिस्कस को रीड करना मुश्किल होगा। अब तरीका क्या होता है, अब इसके दो दो तीन तरीके हैं इसको हल करने के, दोनों तीनों मैं आपके साथ बता देता हूँ। पहला तरीका क्यों, कि आप इस कलरलेस लिक्विड को कलर्ड बना लें। कलर्ड बनाने का मतलब क्या है कि जो वाटर सैंपल आपने यूज किया है उसमें कोई डाई डाल दें, कोई डाई डाल दें। जैसे मैंने अभी कहा थर्मोमीटर जो आपने देखा है ना भाई, थर्मोमीटर जो लैब्स में इस्तेमाल होता है आपने देखा है ना, उसमें मर्क्यूरी होता है, लेकिन मर्क्यूरी में रेड डाई डली हुई होती है, तो आप देखते हैं कि रेड डाई की वजह से वो मर्क्यूरी रेड दिखता है, तो उसमें रीडिंग लेना आसान हो जाता है, यस और नो। तो एक काम मैं क्या कर सकता हूं कि मैं जो वाटर है उस वाटर में कोई डाई डाल दूं। बात समझ आ रही है, ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है मैंने, जो आपको नोट्स भेजे हैं। तो मेरे बच्चों, या तो मैं उसमें कोई कलर डाई डाल दूं, या मैं और क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो मेरा पेन नजर आ रहा है तुम लोगों को, पेन 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 पेन, ये पेन दिख रहा है। अब अगर मैं मेनिस्कस रीड कर रहा हूं तो मैं पीछे क्या रख लूं, कोई वाइट टाइल रख लूं या कोई टाइल या पेपर रख लूं, जिसकी वजह से मुझे मेनिस्कस का लेवल अच्छे से दिखे, कंट्रास्ट हो जाए, कंट्रास्ट हो जाए। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूं, आई कैन यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, आई कैन यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करूं तो अच्छे से रीडिंग ले सकता हूं, यस और नो। भाई स्मॉल ट्यूब है ना, उसमें रीडिंग को लेने के लिए मैं मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। यहां कोई एक ही बात लिखनी है, ब्लैक टाइल पर कलरलेस सोल्यूशन, हाँ कंट्रास्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखें, यहां पर मल्टीपल बातें हो सकती हैं। नंबर वन, कलर डाई कैन बी एडेड टू मेक, बस कलर डाई कैन बी एडेड, या मैग्नीफाइंग ग्लास, बेटा बात समझ में आ गई बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बी यूज्ड, कोई एक बात लिखनी है, या कलर्ड पेपर टाइल कैन बी प्लेस्ड, ये बात समझ में आ रही है बच्चों, प्लेस्ड बिहाइंड कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के पीछे हम कोई कलर कार्ड रख सकते हैं, कोई पेपर रख सकते हैं, जिसकी वजह से कंट्रास्ट क्रिएट हो और हम रीडिंग को अच्छे से रीड कर पाए। डज दिस मेक सेंस सर? लेकिन जो हमने डिफिकल्टी लिखी है उसकी प्रिवेंशन लिखेंगे या बाकी भी? भाई उसी की तो लिखिए। व्हाट वाज द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी वाज रीडिंग द मेनिस्कस। अब मेनिस्कस को अच्छे से यानी मेनिस्कस रीड करने की डिफिकल्टी थी, तो अब उसको कैसे दूर कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर डाई ऐड कर सकते हैं, तो ये उसी की तो इंप्रूवमेंट लिखे हैं, और किसकी लिख रहे हैं? क्लियर है बच्चों? आर वी ऑल एब्सोल्युटली क्लियर? ओके। उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स पढ़ भी रहे होंगे, नोट्स की रीडिंग चल रही है तुम लोगों की,
पैरेलल में नोट्स की रीडिंग लाजमी करनी है, वरना बाद में बहुत अफसोस होगा कि कोई बात सर के नोट्स में लिखी हुई थी और आपके एग्जाम में आई और आपने नहीं की। ठीक है, आगे चलो। द स्टेम वॉज सील्ड, ओके, आगे चलते हैं। द स्टेम, दस दस वॉज ऑल्सो प्रीटी इजी। द स्टेम वॉज सील्ड इन अ टाइट फिटिंग रबर बंक, सो इट्स कट एंड वॉज इन द वाटर एज शोन। देखो आपने देखा है कि जो पोटोमीटर में डायग्राम दिखाई गई थी, उसमें यहां पर जो बंक था वो बिल्कुल सील हुआ था टाइट से, सील हुआ था टाइट से, ठीक है ना। आगे चलें, आगे चलें। कहता है डिस्क्राइब व्हाट माइट हैपन इफ दिस सील वाज नॉट लीक प्रूफ एंड द इफेक्ट दैट कुड हैव ऑन द रिजल्ट। इमेजिन करें वो जो बंग लगाया हुआ था वो सील प्रूफ नहीं था। भाई लॉस, बहुत ही सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है, मेरे ख्याल है आप हर बच्चा रिलेट कर लेगा। इमेजिन करें एग्जामिनर कह रहा है कि वो जो सी, ये जो बंग लगाया हुआ है, लेट मी जस्ट क्लियर इट, ये जो बंग लगाया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर, ये अगर सील ना हो तो क्या होगा? जाहिर है वाटर यहां से भी इवेपोरेट करेगा, और अगर वाटर यहां से भी इवेपोरेट करेगा तो उसकी वजह से भी मेनिस्कस, उसकी वजह से भी मेनिस्कस मूव करेगा। यस। तो जब इसकी वजह से मेनिस्कस, भाई वाटर लॉस होगा, अगर सील नहीं हुआ है, टाइट नहीं हुआ है, तो वाटर यहां से भी इवेपोरेट करेगा, और जब वाटर यहां से इवेपोरेट करेगा तो उसकी वजह से मेनिस्कस की रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो मुझे बताएं वो जो मेनिस्कस की रीडिंग चेंज होगी वो अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट की वजह से होगी क्या? क्या अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट की वजह से होगी? नो no, बल्कि वो तो वाटर के लॉस होने की वजह से हो जाएगी। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग आप ले रहे होंगे मेनिस्कस के मूवमेंट की, वो अपटेक ऑफ वाटर को शो, बोलो बेटा, नहीं कर रही होगी। यस और नो? देखें, बात समझे, अभी ये सारा सेटअप सील्ड है, तो जो प्लांट वाटर ले रहा है, अपटेक कर रहा है, उसी की वजह से रीडिंग मूव कर रही है। यस और नो? उसी की वजह से रीडिंग रीडिंग मूव कर रही है स्केल पर, मेनिस्कस मूव। लेकिन अगर ये बंग सील ना हो, लॉजिक है ना, कॉमन सेंस है, तो वाटर यहां से भी लूज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इवेपोरेशन की वजह से लॉस ऑफ वाटर होगा, जिसकी वजह से रीडिंग मूव कर जाएगी। तो ये जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ रेट ऑफ अपटेक को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी, इनएक्यूरेट रीडिंग हो जाएगी। यस। चलें आगे चलते हैं, इसी बात को लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन क्या है भाई? व्हाट माइट हैपन, तो आप क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पोटोमीटर, पोटोमीटर से वाटर लॉस होगा बाय एवेपोरेशन, अगर लीक प्रूफ ना हो। यस और नो? और रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप जानते हैं रीडिंग बिकम्स इनएक्यूरेट, क्यों? क्यों? एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अपटेक ऑफ वाटर बाय स्टेम प्योरली। डज दिस मेक सेंस बेटा? कि रीडिंग इनएक्यूरेट हो जाएगी, क्यों रीडिंग क्यों इनएक्यूरेट हो जाएगी भाई बताओ? रीडिंग इनएक्यूरेट क्यों हो जाएगी? रीडिंग इसलिए इनएक्यूरेट हो जाएगी क्योंकि प्लांट तो वाटर लूज कर रहा था अपटेक करके, लेकिन अब जो वाटर इधर सराउंडिंग में लूज हो गया वो तो प्लांट ने अपटेक किया ही नहीं ना। याद रखें एक्सपेरिमेंट के शुरू में बताया गया था कि वी आर मेजरिंग रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट। यस और नो बच्चे? इस बात को समझ में आया? भाई आपस में बातें ना करें प्लीज, फोकस। ये हम किस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर करा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपका कुछ नहीं जाता, आप दरमियान में आके कूद जाते हैं कि सर ये कौन सा पेपर है, कौन सा ईयर चल रहा है। ठीक है जी, तो प्लीज जरा फोकस किया करें, वरना फिर 10 मिनट भी ऊपर होते हैं आपको परेशानी हो जाती है कि सर वो ऊपर हो गया टाइम, पेपर अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा, सवाल बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल था कि भाई डिस्क्राइब व्हाट माइट हैपन इफ दिस सील वाज नॉट लीक प्रूफ एंड इफेक्ट दैट कुड हैव ऑन द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो जाएंगे। क्यों रिजल्ट्स इनएक्यूरेट हो जाएंगे मैंने वो भी बता दिया कि भाई नॉर्मली पोटोमीटर में मेनिस्कस उस वक्त मूव कर रहा था तब जब प्लांट वाटर को अपटेक कर रहा था, बट नाउ प्लांट वाटर को तो अपटेक कर रहा है, साथ में वाटर इज लॉस्ट बिकॉज ये जो बंग है वो सील्ड नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मेनिस्कस मूव हो रहा है दैट इज नॉट ओनली ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट बट ऑल्सो ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। तो रीडिंग ज्यादा मूव कर जाएगी जबकि प्लांट ने उतना वाटर अपटेक नहीं किया होगा। डज दिस मेक सेंस बच्चों? मेनिस्कस की रीडिंग ज्यादा मूव कर जाएगी। बेहतरीन हो गया।
फोटोमीटर की वर्किंग समझ में नहीं आ रही बेटा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिस रीडिंग इज वेरी वेरी, दिस इज वेरी सिंपल एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फॉर द सेकंड टाइम। दिस इज सेकंड पेपर जिसमें हम ये बात समझ रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप, जिसमें यहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है, यूज होता है, यहां से लूज होता है। अब वाटर कब तेज एब्जॉर्ब होता है? जब ट्रांसपिरेशन तेज हो रही हो। वाटर कब तेज एब्जॉर्ब होता है? जब फोटोसिंथेसिस तेज हो रही हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। क्योंकि ये सेटअप आपको बताता है कि वाटर का अपटेक कैसे रिलेट हो रहा है ट्रांसपिरेशन या फोटोसिंथेसिस से। इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो बस फिर ये सवाल छोड़ सकते हैं आप एग्जाम में, 6 नंबर ही हटेंगे। ठीक है, आगे चलते। Okay, next part. Again, a 1 mark part. The tap on the reservoir. Okay, the tap on the reservoir of the potometer can be opened so that more water can flow into the capillary tube. अब देखो, आपने शुरू में देखा कि यहां पर एक टैप लगाया हुआ था। ये टैप क्यों लगाया हुआ है? अब फॉर एग्जांपल देखो, यहां से मेनिस्कस जो है वो मूव करते करते यहां तक आ गई। अब यहां तो स्केल खत्म हो गया ना। बोलो भाई, यहां तो स्केल खत्म हो गया। ठीक है ना? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां से टैप खोलेंगे, दोबारा से पानी यहां तक वापस भर जाएगा, दोबारा पानी यहां तक भर जाएगा, दोबारा से हम इसको पोटोमीटर रीसेट कहते हैं। वेरी गुड भाई। अगर खुद सोचो ना, यहां से अगर मैं पानी का रेजर्वायर है, रेजर्वायर का मतलब क्या होता है? स्टोरेज है पानी का। तो अगर पोटोमीटर की रीडिंग यहां तक मूव कर जाती है और ये स्केल पे अब खत्म हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? यहां से टैप को ओपन करेंगे और टैप को ओपन करने से पानी क्या करेगा? यहां पर वापस भर जाएगा और रीडिंग वापस जीरो पे सेट कर लेंगे। दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये बात मुझे कैसे पता चली? लिखी हुई है भाई, ये देखो लिखी हुई है, लिखा हुआ है ये। मैं कोई अंतर्यामी बाबा नहीं हूं, सब लिखा हुआ है। आर यू सपोज टू नो दिस? नो। एग्जामिनर सब कुछ लिख के दे रहा है भाई। The tap on the reservoir of the potometer can be opened so that more water can flow into the capillary tube, moving the meniscus back to the start of the scale. The tap is then closed and the apparatus is ready to use again. देखो, चूंकि बहुत ज्यादा जो है ना बायोलॉजी में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, अगेन वो बच्चे जो ट्रांसलेशन में कमजोर होते हैं ना, उनको भी लगता है कि बहुत मुश्किल है। बेटा, जो बात मैंने ऊपर बताई वही लिखी हुई है, यस और नो? बोलो। वही लिखी हुई है। अपरेटस को रीसेट कर लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट शुड टेक सेवरल रीडिंग। बच्चों वाला सवाल है भाई, सेवरल रीडिंग क्यों लेते हैं? तो बेटा, मल्टीपल रीजंस हैं। आप जानते हैं सेवरल रीडिंग लेते हैं ताकि रिलायबिलिटी को क्या किया जा सके? रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग मीन वैल्यूज। ये बताया था मुफ्त के नंबर कि रिलायबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? जब मल्टीपल रिजल्ट्स आप लेंगे और मीन ले लेंगे, तो मेरे बच्चे उससे रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट आपकी इंक्रीज हो। रिलायबिलिटी के पॉइंट्स याद है? रिलायबिलिटी कैसे कैसे बढ़ती है? रिपीट करने से बढ़ती है। रिलायबिलिटी सैंपल साइज को बढ़ाने से बनती है। तो यहां पर रीसेट करके दोबारा दोबारा एक्सपेरिमेंट करने का मकसद है रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स को बढ़ाना, ताकि आप मीन लेंगे तो आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। यस। और इसके अलावा यस, बिल्कुल आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, तो अगर एक आग रीडिंग कोई गलत आ रही है, तो फिर वो एनोमलस पॉइंट भी क्या होता है? रिमूव एनोमलस पॉइंट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मल्टीपल रीडिंग लेने का मल्टीपल रीडिंग लेने के का जो पर्पस है वो रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना है। और रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है जब आप मीन वैल्यू ले लेते हैं, या आपका कोई एनोमलस रीडिंग आ रही थी, आपने 2 बार किया, एक बार रीडिंग एब्रप्ट सी आ गई, तो जब आप 3-4 बार रिपीट करेंगे और मीन वैल्यू लेंगे, तो पता चल जाएगा कि एनोमलस रिजल्ट आ रहा है, ये रीडिंग दरमियान में गलत आ गई थी। यस। सर एक्यूरेट नहीं लिख सकते? नहीं, एक्यूरेट नहीं लिख सकते। एक्यूरेट नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से होता है, रिलायबिलिटी का ताल्लुक प्रोसीजर से होता है। ये बात आपको नोट्स में, लेक्चर में बताई हुई है, प्लीज ध्यान रखें इस बात का। एक्यूरेसी का जो है, एनोमलस रीडिंग क्या होती है? कोई गलत रीडिंग आ गई बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, आपने एक रीडिंग ली 1.4 सेंटीमीटर, एक रीडिंग ली 1.8 सेंटीमीटर, एक रीडिंग ली 2.4 सेंटीमीटर। अब एक रीडिंग अचानक से आ गई, लेट सपोज 0.1 सेंटीमीटर। अब आपने कहा यार ये रीडिंग तो बिल्कुल ही ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही। तो जब आप मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सारी एक ही जोन में आ रही है, जबकि ये बिल्कुल अलग से आ रही है। दैट इज, इट इज एनॉमलेस वैल्यू। ठीक है। अजान हो रही है, अजान के बाद बात करता हूँ। अजान के बाद बात करता हूँ। चलो,
कंटिन्यू करते हैं बेटा सवाल को, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आगे आ गया ना, वन मार्कर पार्ट शुड बी इजी। द apparatus इन फिगर 1.1 इज डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट द अपटेक ऑफ वाटर बाय अ लीफी स्टेम। ये हमें मालूम है, uptake of water by a leafy stem. Sometimes this same measurement is described as the rate of water loss. Water loss, that is transpiration from the leafy stem. Explain why the uptake of water and the rate of water loss may be different. Again, a very simple question. मेरे बच्चे कहता है, सवाल देखें, कहता है explain why the rate of uptake by water of water, क्या कहता है? देखो, जो रेट ऑफ अपटेक है, यहां से जो अपटेक का रेट है और यहां से जो लॉस का रेट है, बाज दफा वो सिमिलर नहीं होता। क्यों नहीं होता? यानी जितना पानी यहां से चढ़ रहा है जिस तेजी से, उस तेजी से यहां से निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? तो उसका रीजन पूछ, यानी उसकी पॉसिबल सजेशन आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। वी नो कि मेरे बच्चे, जो प्लांट पानी एब्जॉर्ब करता है, क्या वो सारा पानी जाया कर देता है? बोलो, अगर वो सारा पानी जो एब्जॉर्ब कर रहा होता, वो सारा पानी वो लॉस कर रहा होता, तो रेट इक्वल होता। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। आप जानते हैं कि जो पानी अपटेक होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है, वो अल्लाह आपका भला करे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी यूज होता है, वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होता है। डू यू ऑल नो दैट, नो दिस? तो जो वाटर अपटेक हो रहा है वो ज्यादा है, लेकिन फिर वो वाटर मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होगा, जैसा कि फोटोसिंथेसिस, जैसा कि ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और इसीलिए जो वाटर लॉस होगा वो सेम अमाउंट नहीं होगी, ना ही उसका रेट सेम होगा। यस और नो बेटा? डज दिस मेक एब्सोल्यूट सेंस? तो यहां पर तो एक ही नंबर है, यू जस्ट नीड टू मेंशन ओनली वन थिंग। लेट मी राइट एज वाटर अपटेक is used for फोटोसिंथेसिस, और क्या लिख सकते थे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना? और क्या लिख सकते थे? ट्रांसपोर्ट। तो चूंकि एक ही नंबर है तो ज्यादा लंबनजनबाजी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बैकग्राउंड आपको समझाया कि वाटर जो अपटेक होता है वो सारा लॉस नहीं हो जाता। जिस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रही है, अपटेक हो रहा है, उसी रेट से लॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? द रीजन इज वेरी सिंपल, कि जब प्लांट पानी या लीफ पानी एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो यूज भी तो होगा, और यूज होने के बाद अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो उसी हिसाब से लॉस होगा, ज्यादा बचेगा तो ज्यादा लॉस होगा, कम बचेगा तो कम लॉस होगा। यस और नो बच्चा? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चल आगे चल। अ साइंटिस्ट, अब लगता है ग्राफ आ रहा है, बिल्कुल ग्राफ आ गया। अ साइंटिस्ट में भाई, ग्राफ बनाना है, जल्दी टाइम बचाते हैं, डगड़ा बनाते हैं ग्राफ। अच्छा, मैं मुसलसल एक क्वेश्चन रिपीट फेस कर रहा था, और वो क्या था कि यहाँ देखो लिखा हुआ है जॉइंट पॉइंट्स विद रूल्ड लाइंस। एक सवाल आ रहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा रूल्ड लाइन बनानी है, या कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो क्या करना है? जब कुछ भी ना लिखा हो तो आपकी मर्जी है भाई, और मैं फिर सजेशन होगा कि रूल लाइन बनाए। और जब लिखा होगा, सवाल ये है कि जब लिखा होगा तो फिर, अब यहाँ लिखा हुआ है रूल लाइंस बनानी है ग्राफ में, तो अब यहां मैं अगर हैंड डायग्राम बना दूं, कर्व बना दूं, गलत हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि कर्व बनाना है, वहां पर रूल लाइन लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर सिंपल लिखा हुआ है कि ग्राफ प्लॉट करें, लाइन ग्राफ बना दें, तो फिर आपकी मर्जी होती है। और अगर मैं आपको सेफर साइड पे रखूं, तो फिर आप रूलर से सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। इज दिस क्लियर? याद रहेगा, उम्मीद करता हूं भूलोगे नहीं। जल्दी जल्दी बेटा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखें, यहाँ एक्स एक्सेस आ जाएगा, मैंने आपको बताया था, जो लेफ्ट पे होता है वो एक्स एक्सेस पे आता है। दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो? एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, याद है? चलो, अब जनाबे आली क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था फुल एक्सेस लेते हैं बच्चों, रिमेंबर? फुल एक्सेस डायग्राम लेनी होती है, तरीके से चलें, रिमेंबर स्लैब क्राइटेरिया। ये एरोज बनाने हैं, फिर यहाँ पर लेबलिंग आ जाएगी। क्या ये लेबलिंग आएगी? जो टेबल में लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ द डे स्लैश आर, टाइम ऑफ द डे, बेटा पूरे नंबर लेने स्लैश आवर्स। और आ गया, ये क्या आ गया? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर्बिट्री यूनिट्स, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्लैश एज इट इज लिखना जरूरी है बेटा, वरना मुफ्त के देखो ग्राफ में तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए ना बेटा। आर्बिट्री यूनिट का मतलब है कोई भी यूनिट होगा, लिखा हुआ नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वो लिख देना। अच्छा जी, अब देखें एक्स एक्सिस पर वैल्यू देखें, तो 4 6 से 12 तक जा रही है, तो बहुत आसान है।
अगर मैं ये 4 रखूं, 6 रखूं, 8 रखूं, 12 लिखूं, तो मैक्सिमम ग्राफ यूज हो रहा है बच्चों? बेटा बोलो, मैक्सिमम ग्राफ यूज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 4, 6, 8, 10, 12, क्या बात है, बेहतरीन, पूरा ही ग्राफ यूज हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4.00, यहाँ आ जाएगा 6.00, यहाँ आ जाएगा 8.00, यहाँ आ जाएगा 10.00 और यहाँ आ जाएगा 12.00 जैसे उसने दिया हुआ है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चल, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें, यहां पर है 1 से लेकर 9.9 तक की बात है। 1 से लेकर 9.9 तक की बात है। तो मेरे बच्चों, 1 से लेकर 9.9 तक की बात है। अच्छा, यहां पर एक चीज हमने थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 मिनट रुक जाए, वो मैंने, रुक जाए 2 मिनट रुक जाए, मैं जरा जीरो से स्टार्ट कर लूं। जीरो, ओके, 0, 4, 8, 12, नहीं ये नहीं बनेगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, नहीं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, हमारे पास मैक्सिमम रीडिंग क्या है? जरूरी तो नहीं है जीरो से स्टार्ट करना, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ बेटा, मैं कुछ और देख रहा हूँ ना, मैं असल में ये वाली वैल्यूज भी तो देख रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज भी देख रहा हूँ। ये 1.1 से 9.9 तक जा रही है। जरा सबर सबर कर लो बाबू, सबर कर लो उस्ताद, सबर कर लो थोड़ा सा। 4, 6, 8, 10, 12, ओके ओके ओके। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम 4? यस, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 4। आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आम तौर पर प्रेफर कर रहे होते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड तरीके से जाए, वरना आधी क्लास तो भी यहाँ रोना गाना शुरू कर देगी कि सर 4 से क्यों स्टार्ट कर लिया, सर ये यूं कर लिया, यूं कर लिया, ऐसे क्यों? तो इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, हम इसको फिर 2 से कर लेते हैं। अगर 2 करते हैं, 4 करते हैं, 6 करते हैं, 8 करते हैं, 10 करते हैं, 12 करते हैं, तो ये पूरा आ जाएगा। यस, यस, क्लियर है? 3 का डिफरेंस डेसिमल, हाँ लगा रहा हूं, या इसको यूं भी कर सकते थे। एक और बात भी आ रही है ध्यान में, अगर मैं इसको अगर मैं इसको अल्लाह आपका भला करे, जीरो से स्टार्ट करता और मैं इसको लेता 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस पे लेता, 6 बॉक्सेस पे 2 लेता, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस पे लेता 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस पे लेता 6, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर लेता 8, फिर लेता यहाँ 10, फिर लेता यहाँ पर 12, नहीं तभी मैक्सिमम यूज हो रहा है। बस यही कर लेते हैं, 2, 4, ठीक है भाई, 6.00, बोलो भाई, देन 8.00, देन 10.00 एंड देन 12.00। ये क्लियर है भाई? बोलो भाई, ये वाली क्लियर है? चलो आगे चलो। उसके बाद आ जाता है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? तो वाई एक्सिस पे आपको नजर आ रहा है 1 से लेकर हमारे पास 9.9 तक की कहानी है। एस से लेकर 9.9 तक की कहानी है। तो फिर मैं अगर इसको assume कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आराम से आ रहा है पूरा, यस और नो? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इज दिस क्लियर? अब बेटा वैल्यूज प्लॉट करने ही है। मैं पहली वैल्यू देखो भाई, पहली वैल्यू देख लो भाई। अब देखो ग्राफ में हमने स्केल लिया, अब हमने पूरे मार्क्स ले लिए। यहाँ पर हमारे पास लेबलिंग भी सही हो गई है, हमारे पास स्केल भी सही आ गया है, हमारा मैक्सिमम ग्राफ यूज होने वाला है। अब पहली है 4 पर, 4 पे कितनी है? 1.1, जल्दी जल्दी लगाओ भाई। 4 पे जल्दी से लगाते हैं। 1.1 क्या होगा भाई? ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ऊपर नहीं है। हाँ भाई, 1.1 क्या होगा? तो आप जानते हैं 1.1 वुड बी, बोलो बच्चे, बोलो, 1.1 वुड बी
दिस इज 1 एंड दैट इज 2, तो 1.1 क्या होगा? हाफ, मिडवे, यस और नो? तो दैट वुड बी आवर फर्स्ट पॉइंट, मिडवे. यू नीड टू ईदर पुट अ क्रॉस और इन सर्कल डॉट. ठीक है जी. इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये डॉट लगा लिया आपने, ठीक है, बाद में इसको मैं क्रॉस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. अच्छा, दूसरी रीडिंग देखिए. 1.1 के बाद क्या थी बच्चों? 2.4. क्विक क्विक क्विक. 2.4. 2.4 की रीडिंग कहां बनेगी बच्चों? तो दैट वुड बी 2.4. यस. अगर भाई गलत लेबल कर दूं बता देना. 2.4. यस. चले आगे चलते हैं. अच्छा भाई, 2.4 के बाद क्या थी? 4.5, 6.8. 4.5, where would be 4.5 guys? 4.5 would be in between this. Yes. Okay. And then 4.5 के बाद थी 6.8. 6.8. 6.8 कहां पर होगी भाई? 6.8 would be this line. And finally, you will be having 9.9. Where would be 9.9, guys? 9.9 would be right here. Yes, as accurately as possible बनाने की कोशिश की है हमने भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है. अब रूल लाइन से ज्वाइन करने को उसने कहा था तो कर लेते हैं. अब देखो, इसमें ओरिजिन से मिलाएंगे नहीं. कोई जीरो की रीडिंग थी क्या हमारे पास? कोई जीरो वाली रीडिंग थी क्या? कोई जीरो वाली रीडिंग थी? नहीं थी. तो इवेंचुअली हमें यहाँ ओरिजिन से मिलाने की कोई जरूरत, बोलो बेटा, नहीं है. आप रूलर यूज करके इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे. इज दिस क्लियर? मेरी ऑटो करेक्शन से थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है कहानी. आपके पास उम्मीद है कि स्केल से बनाओगे तो ज्यादा अच्छी बन जाएगी. इज दिस क्लियर? लेट मी ट्राई इट वंस अगेन. ठीक है. अब ये हमारा क्रॉस कर देते हैं, इसको यहां पर भी क्रॉस कर देते हैं, यहां पर भी क्रॉस मार देते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया था डॉट तो आपने छोड़ना ही नहीं है. या तो इन सर्कल क्रॉस, या तो इन सर्कल डॉट लेना है या क्रॉस लेना है. यस एवरीबॉडी, दैट इज अ स्मार्ट वे टू ड्रॉ इट. इसमें जीरो से कनेक्ट नहीं करना है भाई, ओरिजिन से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी. आर वी गुड टू गो? दैट सीम्स टू बी अ वेरी गुड ग्राफ. अब देखें गौर से. सर क्रॉस ज्यादा प्रेफर्ड है? जी हाँ, दैट्स करेक्ट, क्रॉस ज्यादा प्रेफर्ड है. मैंने तो आपको कहा ये डॉट तो एक्सेप्टेड ही नहीं है ना. इन सर्कल डॉट है. इन सर्कल डॉट है. अक्सर बच्चे सर्कल करना ही भूल जाते हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन क्रॉस. क्रॉस नजर भी आसानी से आता है. तो बेटा स्केल भी हमारा बन गया सही. ठीक है, हमारी प्लॉटिंग भी सही हो गई. तो यहां पर आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे. आगे चलें. यूज योर ग्राफ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एट 11.00. अब 11 कौन सी रीडिंग है? दिस इज 11 गाइस एंड गर्ल्स, है ना? ये वाला पॉइंट 11 है. तो हम क्या करेंगे? यहां से सीधा सीधा हम एक लाइन लेकर जाएंगे अपने ग्राफ पर, और यहां से इस लाइन को लेकर आए यहां पर. व्हाट इज द रीडिंग बेटा? दैट इज 8.4. तो बेटा यहां पर आ गई रीडिंग 8.4. यस और नो बच्चा? 8.4 आर्बिट्री यूनिट्स. 8.4 आर्बिट्री यूनिट्स. यस और नो? दिस लाइन इज गोना बी डॉटेड लाइन. दिस लाइन इज गोना बी डॉटेड लाइन. बच्चा पूछ रहा है मेरे बच्चा डॉटेड लाइन हो जरूरी नहीं है. क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइन उस वक्त हम बनाते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा घिसपिच ग्राफ बन रहा हो. तो टू डिफरेंशिएट कि ये वर्किंग हमने खुद की है, डॉटेड बना देते हैं. ठीक है. या जो एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं ना, वो डॉटेड होती है. अगर एक्स्ट्रापोलेशन करनी होती ये, अब ये अगर मैं एक्स्ट्रापोलेशन भी सॉलिड लाइन से कर देता तो मुझे पता कैसे चलता कि कौन सी लाइन पहले से दी और कौन सी बाद में दी? तो यहां फिर हम डॉटेड लाइन बनाते अगर एक्स्ट्रापोलेशन करनी होती है, वरना डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर? हाँ जी, नजर आएगी. डार्क लाइन बनाओगे अच्छे से. चले. ओके. फिर कहता है लीव्स है. पहला सवाल चल रहा है बेटा. वी आर ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन टिल नाउ. लीव्स हैव अ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू व्हिच वाटर इवेपोरेट्स एंड इट्स लॉस्ट फ्रॉम द लीफ. डू वी नो दैट? बोलो सर, व्हेन डू वी नो व्हेन टू एक्सटेंड द लाइन टू द ओरिजिन? बेटा वो बताएगा. अगर सब कुछ सवाल से ही पता चलेगा और कहां से चलेगा? सर एक्स एंड वाई शुड बी लेबल विद पेन और पेंसिल्स. बेटा ग्राफ पे सारा काम आपने पेंसिल से करना है. लेबलिंग भी पेंसिल से करनी है. ठीक है, पेन से कर देते हैं ना एक्सेप्ट हो जाता है, बट पेंसिल से ही करना. ग्राफ का सारा काम पेंसिल से होगा. अच्छा जी.
स्टोमेटा, भाई ये पता है ना हमें, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा कैन बी ओपन दैट so that more water vapor is lost, or close so that less water vapor is lost. Use this information on your graph and the data given to explain what is happening to the stomata between 4 to 12. भाई 4 to 12 में क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई? कैन यू सी 4 to 12 के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है बेटा वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि 4 to 12 में जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा ज्यादा से ज्यादा ओपन होंगे। जब स्टोमेटा ज्यादा से ज्यादा ओपन होंगे तो ज्यादा वाटर लॉस होगा। दैट इज वेरी सिंपल। यस और नो बेटा? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो हमसे कहा गया, जवाब देते हैं, इन 4 to 12 hours gradual increase in light, yes intensity, bit reason explanation तो वही है ना बेटा, intensity causes, असल तो स्टोमेटा का बताना है, मोर एंड मोर स्टोमेटा टू ओपन, थ्योरी आ गई हमारी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस। बेटा ये बिल्कुल क्लियर है मुस्तफा खुरम? एवरीबडी इन द क्लास, आर वी ऑल गुड टू गो इन दिस क्वेश्चन एज वेल? चलो गुड। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग आ गई है। मुझे पहले देखते ही बहुत आसान लग रहा है, क्यों? ठीक है जी। सर ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना? कौन सी स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट आगे आने वाली? अबे अभी पढ़ने तो दे मुझे। A student reads the rate of transpiration is lowest when the air around the leafy plant is still. Design investigation using the apparatus in figure 1.1 to discover whether this statement is correct. मेरा बच्चा, is this correct or not? बेटा इस जैसी, अब देखो रिपीट, आज देखो रिपीटिशन शुरू हो गई। जो मुश्किल सवाल है, मुश्किल थे ये सवाल, उसमें भी रेपिटेशन होना शुरू हो गई। और अगेन अगर आप सारे नोट्स पढ़कर जाते हैं तो हर एक इन्वेस्टिगेशन का एक बैकग्राउंड आपने पढ़ा हुआ होगा। जैसा कि आपने ट्रांसपिरेशन वाला एक बार पढ़ लिया है, देखो ये विंड वाला आ गया ना, विंड वाला, कि आपने विंड का इफेक्ट स्टडी करना है दरअसल। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट ने क्या दिया कि जब विंड कम होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। इज दैट करेक्ट? यस इट्स करेक्ट। यस इट्स करेक्ट। विंड स्पीड बढ़ती जाएगी तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ती चली जाती है। तो क्या करेंगे भाई? वही वाला सेटअप है, फोटोमीटर लगाएंगे, प्लांट डालेंगे, पानी भरेंगे, रीडिंग को 0 पे सेट करेंगे, फिर पहले पहले कुछ भी नहीं करेंगे, हवा नॉर्मल हवा में छोड़ देंगे क्योंकि एयर स्टिल वाले में चेक करना है ना। उसके बाद फिर एक और सेटअप लगाएंगे या रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट, उसमें फैन रख लेंगे, फैन को लो स्पीड पे चला देंगे, फिर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, फैन को हाई स्पीड पे चला देंगे, मॉडरेट स्पीड पे चला देंगे, जिससे आप स्पीड ऑफ विंड चेंज करते जाओगे। और हर स्पीड ऑफ विंड पर 20 मिनट्स, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में 20 मिनट्स का टाइम यूज हुआ था, तो 20 मिनट्स के ऊपर जो है आप मेनिस्कस को रीड करोगे और बस आप उसके बाद रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर कर लोगे और ये रिजल्ट्स प्रूव कर देंगे कि जब हवा स्टिल थी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम था, और जब हवा तेज होती जा रही है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वी आर द थ्योरेटिकल बैकिंग। याद आया? फिर इसमें कौन कौन से वेरिएबल कंट्रोल करने होंगे? पीएच कंट्रोल करना है, लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, फिर जनाबे आली रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। यस और नो बेटा? रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, डेटा को ग्राफ में प्लॉट करना है। सारी बातें आपको याद आ गई? सारा सिनेरियो मैंने अभी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, सारी बातें आपको क्लियर हो गई? चलो बेहतरीन, अब लिख सकते हैं ना? 6 नंबर लेने के लिए भाई 8-10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस हो गए, आपको कोई 6 आने चाहिए। आप 7-8 लिख के आ जाओगे फिर भी 6 तो मिल ही जाएंगे आपको। चलो लिखें, क्या बोलेंगे? सेटअप कैसे शुरू करते हैं? प्लांट यूजिंग पोटोमीटर। ओहो, मेक श्योर meniscus of water in capillary tube is at 0. Now observe the plant, or observe
the distance traveled by meniscus after 20 minutes. Now, repeat the same experiment after resetting potometer by using fan at fixed distance. बेटा सिनेरियो याद आ रहा है? From plant at slow speed, then at moderate speed, बच्चों क्लियर, एंड एट हाई स्पीड. अब आपने पहले बगैर फैन के कर लिया स्टिल वाली हवा के लिए, फिर स्लो स्पीड पे किया, फिर मॉडरेट स्पीड पे किया, फिर बोलो भाई, बोलो भाई, हाई स्पीड पे किया. यस. एंड फॉर ईच केस रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना होगा बताइए, क्या रिकॉर्ड करना होगा हर केस के लिए? रिकॉर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मेनिस्कस. कितनी देर के बाद, कितनी देर के बाद मेनिस्कस. हाँ भाई रेगुलेटर ही यूज करते हैं ना, ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? स्पीड कैसे चेंज होगी यार अल्लाह के बंदे. मेनिस्कस आफ्टर, ये 20 मिनट्स कहां से लेकर आ रहे हैं? एक्सपेरिमेंट से ही लेकर आ रहे हैं. इज दिस क्लियर? अब और क्या लिखना है? लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ प्लांट शुड बी सेम फॉर ऑल केसेस. यस. यहां पर हमारे प्लानिंग के नंबर पूरे हो रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी बात और आगे बढ़ाएंगे. आगे क्या करना होता है? रिपीट ईच एक्सपेरिमेंट. यस और नो? रिपीट ईच एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड टेक, बोलो, मीन वैल्यू. इसके अलावा क्या कर सकते थे? रिकॉर्ड कर सकते थे डेटा को ग्राफ के अंदर. इसी तरह क्या कर सकते थे कि सेम एक्सपेरिमेंट को अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स के साथ कर सकते थे. यस और नो? ठीक है जी. मेरे ख्याल है थ्योरी से कराता आ रहा हूं, फिर भी वही सवाल हल नहीं हो रहा कि सर लाइन के नीचे लिख सकते हैं. अरूज को कोई जवाब दे दो भाई, मनिस्कस क्या है? सर एयर बबल लिख दें. यहां नहीं लिख सकते क्योंकि यहां एयर बबल का जिक्र हुआ ही नहीं है. यहां पूरे सवाल में मेनिस्कस का जिक्र हुआ है. भाई सवाल इतना एंड होने वाला है, मेनिस्कस का जिक्र हुआ है. अब जनाबे अली आप एयर बबल लिख देंगे तो ये तो सही नहीं है ना भाई. ठीक है जी. सेफ्टी यहां पर कोई इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट है नहीं, तो सेफ्टी का चाहे तो घुसा सकते हैं, बट दैट्स ओके. सेमी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं बेटा, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती कि ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है. आपके दिमाग में होना चाहिए. और आपको मालूम है कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर इज स्पीड ऑफ विंड, एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अगेन द डिस्टेंस. यू नो दैट. डिस्टेंसेस फ्रॉम द फैन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? नहीं भाई, डिस्टेंसेस फ्रॉम द फैन थोड़ी, फैन तो सेम ही डिस्टेंस पर है. स्पीड ऑफ विंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना बेटा. अरूज को कोई बता दो भाई मेनिस्कस क्या है. अरूज को पूरा सवाल एंड होने के बाद ये ख्याल आ रहा है सर फोटो में मस्ट बी सेम फॉर हर एक्सपेरिमेंट. जी जी जी, बहुत कुछ लिख सकते हैं भाई. जो बच्चा प्लानिंग में रोना गाना कर रहा है ना, वो मैं बताऊं प्लानिंग खराब ही करके आएगा. जिस बच्चे को प्लानिंग में थोड़ा सा सर्टेनिटी हासिल नहीं हो रही कि यार एक ही जैसा तो है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कंट्रोल कंट्रोल वेरिएबल रिपीट रिलायबिलिटी, यही बातें तो लिखनी है. और सारा से आप सिनेरियो ही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इवेंचुअली कैसे एग्जीक्यूट करोगे? मैं सिनारियो पढ़ भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही करने में. चले जी. टेबल हमेशा बनाते हैं, लिख देते हैं टेबल का. अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था इसमें बताइए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था बच्चों, जल्दी से बताएं. स्पीड ऑफ विंड. आपको बताया था व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप चेंज करते हैं. व्हाट डिड यू चेंज? आपने चेंज क्या किया था? आपने चेंज किया था स्पीड ऑफ विंड को. आगे, a student wanted to discover whether some liquid collected from a vein in a green leaf contained glucose. Describe a test for the glucose that could be carried out, including how it would show that glucose was present. ये कौन सा टेस्ट पूछ रहा है? ये पूछ रहा है रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट वाला. ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बेनेडिक्ट टेस्ट पूछ रहा है. 3 नंबर का है, तरीके से लिखोगे. क्या करते हैं बेटा बताओ? 3 नंबर में टेक
sample of liquid and add, in test tube, याद करो, in test tube and add, बोलो, add equal volume of Benedict solution, then give water bath, याद करो गर्म करते थे, बोलो, water bath to test tube above 80 डिग्री सेल्सियस, और क्या होगा, कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्रिक रेड, कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, यस और नो बेटा। 30 मार्क, ओ शाबाश, 30 मार्क का क्वेश्चन था भाई, खत्म हो गया। 30 मार्क का क्वेश्चन था सर। एक जगह एमएस में अराउंड 50 लिखा था, गलत लिखा था, अगर लिखा था। एमएस कुरानो हदीस है क्या? इज दिस क्लियर? 30 मार्क का क्वेश्चन था ये। चलो आगे चलते। अब आ गया बेटा, ग्राफ भी आ गया, ओके। अब ये असल में होता क्या है, देखो बच्चों ने क्यों मार्क्स लूज किए होंगे पता है, जब सवाल बड़ा होता चला जाता है ना, आप बहुत देखो, आप अपनी क्लास में देखो, अभी तो एग्जाम नहीं दे रहे और सर करा रहे हैं, आप तो खाली बैठ के देख रहे हो, उसके बाद रोना गाना हो रहा है ना। तो जब एग्जाम में आप अकेले बैठे होते हो और सवाल लंबा होता चला जाता है ना, तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप थक जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप चबले मारने लग जाते हो। तो उसी में एक गधे और घोड़े की पहचान होती है। आगे चलो। अब कहता है भाई, इन द स्पेस बिलो ड्रॉ अ लार्ज, मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द एनिमल एंड इट्स शेल as shown in figure 2.1, do not include the surface detail of the body of the animal। ये ओके, बॉडी की सरफेस डिटेल, ये सरफेस डिटेल का मतलब ये जो लाइनें हैं ये इंक्लूड हमने नहीं करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज द बेस्ट वे, मेक अ लार्ज डायग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, इट शुड बी लार्ज इनफ। बच्चे मुझे अलग अलग डायग्राम्स भेज रहे हैं और मैं उनको करेक्शंस भी बता रहा हूँ, मैं उनको करेक्शंस भी मुसलसल बता रहा हूँ, और वो करेक्शंस उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होंगी। याद है कि नहीं है? ओरिएंटेशन ऑफ द डायग्राम, मैंने बहुत सारे बच्चों को पॉइंट आउट किया है कि व्हेन दे आर सेंडिंग मी द डायग्राम, द ओरिएंटेशन इन देयर डायग्राम इज नॉट मैचिंग द स्पेसिमेन। आपके लिए भी एग्जाम में बेटा ट्रिक यही है, व्हाट इज द ट्रिक फॉर यू, आपने कोशिश करनी है कि आप हल्के हाथ से पहले ट्रेस कर लो, और ट्रेस करने के बाद फिर आपको अंदाजा हो जाए, क्योंकि देखो जब आप एक्चुअल स्पेसिमेन को देख रहे होते हो ना, तो उस स्पेसिमेन को देखते हुए आपको एक मसला होता है, और वो मसला क्या होता है मालूम है? वो ये होता है कि आप जब अपनी डायग्राम बनाते हो ना, तो योर योर डायग्राम लुक अ वे डिफरेंट, और इसीलिए फिर आप हो जाते हो परेशान। अब आपको इस डायग्राम में कितनी, चूंकि लेबल तो करना नहीं है, देखो, लेबल नहीं करना, तो जब लेबल नहीं करना तो योर डायग्राम शुड यूज मैक्सिमम स्पेस। अगर लेबलिंग करनी होती है तो फिर मैंने आपको बताया था कि लेबल करते हुए आपको लेबलिंग की जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर एग्जामिनर ने कहा कि लेबलिंग करनी है तो लेबल की जगह छोड़नी पड़ेगी, यस और नो? वरना मेरे बच्चा लेबलिंग के लिए अगर जगह नहीं, तो यूज मैक्सिमम स्पेस, पूरी की पूरी कवर करो। अब थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर लें, नो डिसकंटिन्यूअस लाइन शुड बी देयर, डिसकंटिन्यूअस लाइंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने हटा दी है यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज भी विजिबल थी यहाँ पर, this part was also visible here, तो
और जब आप मैग्नीफाई कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैग्नीफाई हो। इज दिस क्लियर? सर व्हाट अबाउट 75% रूल? हाँ ना, 75% रूल यही है ना भाई, आप मैक्सिमम स्पेस यूज करोगे तो 75% से ज्यादा यूज हो जाएगी। यस, आउटर सरफेस वाली बात फहद इंग्लिश में लिखी हुई है, 4 दफा पढ़ोगे आ जाएगी बात समझ में। अरे भाई आउटर सरफेस में ये देखो ना, लाइनें बनी हुई थी बहुत सारी, उसने नहीं, उसने कहा ये नहीं बनानी है आपने। सही है? इज दिस क्लियर? तो दैट, अब देखो 5 नंबर की डायग्राम है। अब जरा मैं आपको याद दिलाता हूँ 5 नंबर किस चीज के लिए। बेटा आपको मैंने पहले 50 दफा बताया कि आपके पास क्लीन लाइंस होनी चाहिए, शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अब एग्जामिनर ने कहा है कि सरफेस पे डिटेल नहीं देनी है, यूं यूं करके लाइनें अगर किसी ने बनाई होंगी नंबर कटेगा, नंबर कट जाएगा। नो डिसकंटिन्यूअस लाइन, डिसकंटिन्यूअस लाइन नहीं होनी चाहिए। लार्ज इनफ डायग्राम होनी चाहिए, लार्ज इनफ भी हमारी डायग्राम हो गई है उसमें, कई डायग्राम में 4 आउट ऑफ 4 मैंने दिया है उनको, और ज्यादातर डायग्राम में मैंने करेक्शंस करके बताई है। ओरिएंटेशन ऑफ द डायग्राम शुड बी वेरी, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि प्रोपोर्शन। अब आप देखें ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट काफी बड़ा है, हमारी डायग्राम में भी ये पार्ट काफी बड़ा है। यस, ठीक है जी। तो लाइन हो गया, क्लियर लाइंस हो गई, क्लीन लाइंस हो गई, शेडिंग नहीं है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, और करेक्ट प्रोपोर्शंस। करेक्ट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या हो गया कि भाई ये वाला देखो बड़ा है, और उसके बाद ये वाला उससे छोटा है, ये देखो उसी 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 प्रोपोर्शन में जा रहा है ना। ये तो नहीं हो रहा कि जनाब अली मैंने इसको बहुत बड़ा बना दिया और इसको भी बहुत बड़ा, इसका आधे साइज का बना दिया। नो, सही है? इज दिस क्लियर? क्या कह रहे हैं? सही हाँ बस कर लेना, अलाउ कर देंगे तो। क्या क्या यहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं है बेटा, इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, टेंशन ना लें। ये लीजिए, बस खुश हो गए? खुश? चल, अब आ जाए बेटा। ड्रॉ अ लाइन ऑन अ फोटोग्राफ टू जॉइंस लाइन ए एंड बी। ओके, फोटोग्राफ में हमें देखो ये दिया हुआ था ए एंड बी, कहता है यहां पर लाइन ड्रॉ करें, ए और बी को ज्वाइन करें, ए और बी को ज्वाइन करें लाइन से। तो आइए ज्वाइन कर लेते हैं भाई, एग्जामिनर क्या मुफ्त के नंबर बांट रहा है। यहां पर हमने ए और बी को ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा दी, ठीक। अब उसके बाद क्या कहता है? मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दिस लाइन, मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ दिस लाइन। अगेन वो रूलर वाली बात आ गई, मैंने आपको कहा था कि हम मेजर तो हमेशा कर लेंगे, लेकिन उसमें जब पेपर हार्ड कॉपी में होगा तो सही मेजरमेंट हो पाएगी। कितनी रीडिंग आ रही है भाई? दैट इज 4.6। यस, 4.6। और यहां देखें मिलीमीटर आ गया, उरू जो पूछ रही थी, तो ये मिलीमीटर में 46 हो जाएगा। यस, अच्छा आगे चलें। ऑन योर ड्रॉइंग ड्रॉ अ लाइन एट द सेम लोकेशन। ओके, अब आप अपनी डायग्राम पे भी, यहां पर ट्रिकी हो सकता है। देखो कहां पर, मैं रूलर 1 मिनट के लिए हटा देता हूं। देखो यहां पर कहां है, सेम जगह पर लाइन बनानी है भाई, सेम जगह पर लाइन बनानी है। जो लाइन आपने बनाई है, अगर आपने देखो ये लाइन अगर मैंने यूं करके बनाई होती है, आसान कर ले, ए और बी को ज्वाइन करना है, तो इस लाइन की लेंथ आ गई 46। अब एग्जैक्टली यहीं पर मैंने लाइन बनानी है, कहां पर? अपनी ड्राइंग पर भी। तो मेरे बच्चे अगर आप देखें तो ये कहां आ रही है, ये टेंजेंट है। कैन यू सी दैट? दिस इज द टेंजेंट जो बिल्कुल एंड पे आ रहा है, एंड दिस इज जहां से ये स्टार्ट हो रही है, इसका शेल वहां पर आ रहा है। तो अगर मैं आपकी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए पहले लाइनें बना लूं, तो कैन आई ड्रॉ इट के यहां से ये एक लाइन यहां पर है, और एक लाइन बिल्कुल यहां टेंजेंट पे है। यस और नो बच्चा? और नाउ आई कैन व्हेन जॉइन दीज टू लाइंस, दैट वुड बी द सेम पोजीशन। यस, अब अगर किसी ने लाइन यहां बना दी, गड़बड़ हो जाएगी। कैन यू ऑल सी दैट? ठीक है जी। अब इसकी लेंथ को मेजर कर लो बेटा, इसकी लेंथ को मेजर करो, कितनी लेंथ आ रही है बच्चों? कितनी आ रही है? दैट इज 12.3, 12.12, 12.2, 12.2। दैट सीम्स टू बी 12.2। माशाल्लाह, मच बिगर वन। अब 12.2 है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट वुड बी 122। भाई कन्वर्जन में तो कोई मसला नहीं है बच्चों, 122 मिलीमीटर। एवरीबडी क्लियर? चलो आगे चलें। यूज योर मेजरमेंट इन बी पार्ट 1 and 2 टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ योर ड्राइंग। हमने अपनी ड्राइंग की मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है स्पेस फॉर वर्किंग। व्हाट इज द फॉर्मूला? इमेज अपॉन एक्चुअल। इमेज कौन सी है? जो आपने बनाई है, दैट इज, दैट हैज 122 मिलीमीटर,
डिवाइडेड बाय 46 मिलीमीटर। प्लीज डिवाइड करें, आंसर बताइए। 122 डिवाइडेड बाय 46, व्हाट इज द आंसर? क्या रहा आंसर? अरे आंसर बता दो। 2.43। गिव योर आंसर टू वन डेसिमल प्लेस। 2.43 आ रहा है तो हम इसको 2.4 लिखेंगे। इज दिस क्लियर? और यहां देखिए पहले से x लिखा हुआ है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। पेपर कंप्लीट हो गया। पेपर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इज दिस क्लियर? अब बताओ कितने बजे शुरू किया था पेपर? कितने बजे शुरू किया था पेपर? पेपर हमने शुरू किया था 5:07 पर, और दरमियान में 5 मिनट 3 मिनट का अजान का ब्रेक भी लिया। पूरा पेपर मैंने हाथ से लिखा है। हो गया ना? मैंने क्या कहा था कि जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे फ्लुएंसी आ जाएगी। फ्लुएंसी आ जाएगी तो टाइम आपको ज्यादा ही मिलता है भाई। इज दिस क्लियर? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि इसमें 22 मार्क्स पर ए था। व्हाट और हाउ मेनी मार्क्स डिड यू और विल यू वर यू बी एबल टू स्कोर अगर आपने किया होता? कर लेते 22 या नहीं कर लेते? देखो प्लानिंग को लेकर आपकी रिलक्टेंसी नोट्स को पढ़ने से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से होगी। प्लानिंग में नंबर हर चीज का होता है। कंट्रोल वेरिएबल का नंबर है, रिपीट लिखने का नंबर है, रिस्क प्रिवेंशन का नंबर है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का नंबर है, मेजरमेंट का बताने का, ग्राफ में रिकॉर्ड करने का, ये सारे नंबर तो मिलते ही है मुफ्त के। बायोलॉजी में सिर्फ ओनली प्रॉब्लम है कि इंग्लिश ज्यादा होती है, पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में इतना इतना पढ़ना नहीं पड़ता। तो अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे तो फायदा होगा, वरना आपके लिए नुकसान ही नुकसान है भाई, क्योंकि दिस इज अ स्कोरिंग पेपर बच्चों। दिस इज अ हाईली स्कोरिंग पेपर। इज दिस क्लियर? मैंने बताया था कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हर जगह नहीं होता भाई, मैं ये बता चुका हूं। जहां पर जो सिनेरियो बन रहा है वहां पर वो सिनेरियो लिखोगे बेटा। ठीक है सर? ड्राइंग वाले इमेज क्वेश्चन में इमेज में ही डिसकंटिन्यूटी, अगर इमेज में डिसकंटिन्यूटी है फिर तो होगी ना, लाजमी सी बात है। सर जनरल क्वेश्चन में मार्क कट सकते हैं भाई, ये देखो इतने सारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं दरमियान में। अब अगर मार्क्स कटते हैं तो क्यों कट रहे हैं, मतलब अगर कट रहे हैं तो फिर आपका नसीब है। मैंने आपको बताया था वैसे एवरेज थ्रेशोल्ड सारा जो है वो 29 से, अगर पेपर जो है वो एवरेज थ्रेशोल्ड पे लें तो 29 से 31 है। तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 5 to 6 मार्क्स की तो हमेशा से गुंजाइश मौजूद होगी। इज दिस क्लियर? अगर मेजरमेंट में सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो जाए, नहीं बेटा, अगर आप लाइन की मेजरमेंट कर रहे हैं ऊपर नीचे हो गया तो गलत होगा, नंबर कट जाएंगे। ये जवाद रबानी कौन बच्चा है भाई? कोई नया बच्चा है क्या? 6 मार्क में कौन से क्वेश्चन आते हैं? मैंने आपको जितने प्लानिंग्स प्रोवाइड की हैं वो ही आपके सिलेबस से सारी एक्सट्रैक्शन है। आप देख लें, उसमें 28 पेजेस हैं। 28 पेजेस में मेरे ख्याल है टोटल कोई 20+ एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं। अगर आपने वो पढ़े हुए हैं उन्हीं में से आएगा। ठीक है जी? नहीं नहीं बेटा, मेरी दूसरी क्लास है, मैं अभी और नहीं करा सकता। आई एम न्यू। भाई न्यू, ये कौन सा टाइम है न्यू आने का भाई? ये पेपर समझ में आया? 22 मार्क्स पर ए मिल रहा था। 22 मार्क्स पर ए मिल रहा था भाई। अब आपने वही ड्रिल कंटिन्यू करनी है, आपने इस पेपर को भी सॉल्व करना है दोबारा से। आपने नोट्स की रीडिंग पर बहुत तवज्जो देनी है, वरना आपका फायदा जो आप उठाना चाहते हो वो नहीं आएगा। ठीक है? चलें, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज नासिर।